कॉलेज बनाए हैं, किसने ईमानदारी से सबके साथ इंसाफ को बंदूक पीछे रख के तो नहीं कर दिया, तो वो मेरी सरकार में रहने के काबिल नहीं। मैंने उसमें बताया कि पानी, अस्पताल, स्कूल, सड़क, खाना पीना, ये कांग्रेस को भी चाहिए क्योंकि उसमें कांग्रेस, ये एनसी को भी चाहिए, ये बीजेपी को भी चाहिए, ये आरएसएस को भी चाहिए, ये शिवसेना को भी चाहिए। और कश्मीर में सब पार्टीज के अलावा भी हुर्रियत है, उनको भी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते आरएसएस हमारे खिलाफ है या बीजेपी, या हुर्रियत वाला उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको स्कूल या उसका डॉक्टर का इलाज नहीं होगा, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे आईन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप धर्म और जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर, प्रांतता के नाम पर इंसाफ करो। जो भी हिंदुस्तान में, हम कभी कभी तो हम हिंदुस्तान से बाहर भी, हमारा मुल्क, अब कोविड के वक्त में तो हमारे हिंदुस्तान ने कई देशों को दवाइयां दी, कभी कभी राशन कई देशों को दिए, तो वो एक इंसानियत के लिए। लेकिन अपने स्टेट में, अपने मुल्क में ये पॉलिटिकल लड़ाई सिर्फ इलेक्शन तक, और लड़ाई उसमें गाली गलोच नहीं, अपनी बात लोगों को मनवाने की बात, सिर्फ एक दफा वो एमएलए बन गया, एमपी बन गया, फिर उसके बाद उसके दरवाजे पे, उसके घर, उसके ऑफिस, किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का आदमी जा सकता है इंसाफ मांगने के लिए या अपना रोजगार मांगने के लिए। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथी धर्म के नाम पर या जात के नाम पर, ये इलाके के नाम पर, हम एक इलाका है, एक जात, आप तो कहते हैं पूरा विश्व ही एक घर है, क्योंकि टेलीविजन ने, टेलीफोन ने, मोबाइल ने पूरे विश्व को एक घर बना दिया। कहीं कहीं आपके घर वाले से अगर काम पर गया है तो शाम को बात होगी, उस दिन हम तब तक 20 आदमियों को अमेरिका और कनाडा, लंदन बात कर सकते हो, देख सकते हैं। तो इसलिए आज वो जमाना नहीं है गाली गलोच करके वोट हासिल करने। यहां सब साथियों, इंदू जी से लेकर, सुभाष जी से लेकर, बाकी लीडरों से लेकर, हमारे सुरड़ी साहब से लेकर, चिप साहब से लेकर, सब ने कहा कि हमारे वक्त में क्या हुआ, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। जब मैं देहाती इलाकों में जाता हूं स्टेट के, मैं कहता हूं जी मैंने ये सड़क दी थी, कहता नहीं आपने ये भी दी थी, ये भी दी थी, ये भी दी थी, ये भी दी। मैं जब किसी दूसरे इलाके में जाता हूं, ये मैंने स्कूल दिया था, कहा नहीं जी आपको याद नहीं, आपने 5 स्कूल हमारे ब्लॉक को दिए थे। फिर मैं जाता हूं आपके जिले में कॉलेज दिया था, नहीं जी आपने 3 कॉलेज दिए। तो मुझसे ज्यादा शहर के लोग हों, देहात के लोगों को मालूम है कितनी सड़कें बनी, कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, कितने अस्पताल बने, कितने डिग्री कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने थे आर पार। लेकिन एक ही कदम से मैंने 5 मेडिकल कॉलेज बनाए, सुपर स्पेशलिटी। गुलाम मोहम्मद साहब, दो सुपर स्पेशलिटी जम्मू और श्रीनगर में बने। लेकिन मैं जान देखता हूं कि बीमारी बहुत बढ़ गई है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उससे 10 गुना
ज्यादा बीमारी बढ़ गई, और बीमारी भी खतरनाक बीमारी बढ़ गई जो इंसान के बस का इलाज ही नहीं कर रहा। दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ये तमाम बीमारियां 5 लाख से 50 लाख एक एक बीमारी का इलाज। हमारे ये गरीब लोग जो शहर में और खासकर से देहात में रहते हैं, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, वो सिख हो, पंडित हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, कहां से, और एक घर में एक होता, अब घर में 5-5, 3-3, 4-4 लोगों को कैंसर होता। तो इसलिए जो हमने 2 सुपर स्पेशलिटी बनाए, मैं धन्यवाद करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी से, कि उन्होंने 2 एम्स बताए। हालांकि एक हमारे कहने से बनाया, लेकिन मैं क्रेडिट उन्हीं को देता हूं, क्योंकि मेरे कहने से नहीं देता तो क्या करता, कुछ भी नहीं, लेकिन दिए उन्होंने, उससे शायद फर्क पड़ेगा। लेकिन बीमारों की संख्या में उतनी देख रहा हूं कि उन 2 से भी कुछ नहीं पड़ेगा। हमको हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी में तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि नजदीक अब एम्स है, वो है जम्मू में। बनी वाला कब पहुंचेगा, मशहडी वाला कब पहुंचेगा, बिसोली वाला कब पहुंचेगा, दूसरे तो 1-2 तो कॉन्स्टिट्यूंसी चलो पास में, लेकिन ये पहाड़ पे, या दक्षिण गढ़वा का कब पहुंचेगा, वड़वन का कब पहुंचे। कश्मीर में पहुंचना आसान है। कश्मीर में एरिया के हिसाब से जम्मू सूबा के एरिया से आधे से भी कम, और कश्मीर प्लेन एरिया है, ये सब पहाड़ी। वहां हमारे भट्ट साहब है, 80 किलोमीटर है उनका काजीकुंड शहर से, श्रीनगर से, और वो 1 घंटे में पहुंचता। हमारे यहां देहात में 80 किलोमीटर होगा, बनी 5-6 घंटे लगते थे, मशहडी तो 8 घंटे लगेंगे। हाँ, तो जो जगहें हैं, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में, और बल्कि तहसील लेवल पे भी बड़े हॉस्पिटल बनाने पड़े, कॉलेज बनाने पड़ेंगे, स्कूल बनेंगे। सड़कें मेरे वक्त में बनाई थी, लेकिन 17 साल से उसकी मरम्मत किसी ने नहीं की, वो अब चलने के काबिल नहीं। इसलिए बहुत काम करने के लिए, एक नहीं, बेरोजगारी, मजदूरों की बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोगों की बेकारी, ये सबसे बड़ा मसला, और इसमें हर धर्म और हर जाति के लोग, वो बड़ा मसला हल करना। कुछ नौकरी लग जाएंगे, लेकिन लाखों लोग 10 लाख 15 लाख नौकरी में नहीं लग सकते, कुछ लाख लग सकते। उसके लिए टूरिज्म, मैंने 20 की 20 डिस्ट्रिक्टों में जगहें, कई जगह तो अभी 2 साल में ढूंढी, कई जगह जब मैं चीफ मिनिस्टर था, जहां टूरिज्म के लिए जगहें, जब तक एक जिले में कॉलेज बनाए हैं, किसने ईमानदारी से सबके साथ इंसाफ को बंदूक पीछे रख के तो नहीं कर दी। उन्होंने मनवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम सीधे ढूंढ वापस देंगे। और दूसरी बात, बहुत मुबारक है हमारे लीडर को कि जो जहाँ आते ही जो हम पे आफत पड़ी जमीन की, हमारी खालसा सरकार छीना गया, हमारी रोशनी की जमीन छीनी गई, हमारा जंगलात छीना गया, और गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी पार्टी का लगभग
80 जगह पे हमने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद ये होम मिनिस्टर के पास गए, एलजी को चिट्ठी लिखी और हमारी जमीनें रुकाई। आप बताइए वहां पीडीपी कहां थी, एनसी कहां थी, कांग्रेस कहां थी उस वक्त? और आज आजाद साहब ने आपकी जमीनें बचाई और कोई जमीन आपका बचाने वाला नहीं था, न है, न होगा। और आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर बनेगा आपको जमीनें वापस की जाएंगी। ये मुबारक है। आजाद साहब ने कहा, तादाद में 10 हजार लोग शामिल थे। आजाद साहब ने कहा हम गरीबों को बिजली फ्री करेंगे। गरीबों को बिजली फ्री कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता है, हमारे आजाद साहब कर सकते हैं। और नौजवानों के रोजगार, बाहर का कोई यहाँ रोजगार नहीं कमाएगा, कोई मुलाजिम नहीं लगेगा, जो लगेगा वो हमारी रियासत का लगेगा, हमारी डिस्ट्रिक्ट का लगेगा। आजाद साहब ने जब हम बड़े बड़े पहाड़ों पे घूमे, डोडा में घूमे, भद्रवाह में घूमे, यहाँ पूर्वी रियासत के बाकी कश्मीर के पहाड़ी पे घूमे, गुरेज पे घूमे। आजाद साहब टंगदहा टीटवार तक पहुंचे। आजाद साहब उधमपुर की कई पहाड़ियों पे पहुंचे, भद्रवाह और डोडा किश्तवाड़ जगह जगह गए, फोटो लेते रहे पहाड़ों का। मैंने कहा आजाद साहब ये फोटो का क्या मतलब? कहता अगर खुदा ने चाहा, अगर मैं चीफ मिनिस्टर बना तो ये मैं एक बुक बना रहा हूं, इन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में टूरिज्म डेस्टिनेशन के डाल दूंगा और वहां लाखों लोग लगेंगे। जिस तरह मैंने कश्मीर में टूरिस्ट बनाया, जो जून में टूरिस्ट आता था वो टूरिस्ट आज जनवरी में आता है। इसे कहते हैं गुलाम नबी आजाद। आज हमारे मुलाजिम, आज हमारे मजदूर दरबदर, आज हमारे मुलाजिम परेशान, आज हमारे लोगों को मनरेगा का पैसा नहीं मिला। आज 100 दिन का रोजगार आजाद साहब जो आपने 2008 में लाया था, 100 दिन का रोजगार आज वो 30 दिन और 25 दिन पे ठहरा हुआ है। आज 1000-2000 गरीबों को मिल रहा है, राशन 5 किलो मिल रहा है। आपने प्रोटेस्ट किया और 10 किलो राशन और दिलाया, ये आपका कारनामा है, हम आपको मुबारकबादी पेश करते हैं। आपने हमें स्कूल दिए, हमें कॉलेज दिए। अब इस सरकार का फर्ज बनता था कि ये सरकार उसमें मास्टर दे, ये सरकार उसमें डॉक्टर दे। कुछ नहीं किया, बल्कि जो सड़कें बन रही थी उनका कंपनसेशन भी बंद कर दिया कि कोई सड़क पे कंपनसेशन नहीं मिला। तो आजाद साहब ने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की, उन्होंने कहा कि हम जगह जगह उन लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे, स्पेशल भर्तियां कराएंगे। यहाँ डीडीसी और बीडीसी दरबदर है। यहाँ हमारे एसपीओ, जो एसपीओ पहले हमारे वक्त में 10-10 हजार 8-8 हजार लेते थे, आज दरबदर हैं, आज कोर्ट में जा रहे हैं। वो एसपीओ जिनको आज 4000 रुपए मिलता है, इंशाल्लाह आजाद साहब की सरकार आए उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो 5000 मुलाजिम हैं जो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं 20 साल से, उनको परमिट किया जाएगा। उनको गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट का काम, आज हमें रोजगार, आज हमारे लोग बाहर जाते हैं, बाहर के मतलब यूपी में काम करने जाते हैं, हिमाचल में काम करने जाते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब के दौर में कोई बाहर काम नहीं करता था, बल्कि बाहर के लोग यहाँ काम करते थे। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, शुक्र। के हालात भिन्न थे, आज के हालात अलग हैं और हालात हर इलेक्शन में बदलते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि 4,28,000 वोट हमने लिए, जो कि एक अपने आप में उस वक़्त तक रिकॉर्ड था जबकि उससे पहले कांग्रेस का ही एक कैंडिडेट था, वो 2 दफ़ा जीता, लेकिन दोनों इलेक्शन में जीत के बाद भी टोटल मिला के वो 4,11,000 ही वोट होते थे। तो हमको हारने के बाद भी 4,28,000 वोट मिलते। कांग्रेस का दामन थामा है, जो एमपी लोगों के साथ मिलता नहीं है, लोग परेशान है। क्या लगता है आपको वो कौन मिलता कौन नहीं मिलता, वो लोगों पर चुनाव लड़ेंगे? इस तरह तीसरे फ्रंट की बात होगी। अभी डिसाइड नहीं किया, कोई फ्रंट की बात नहीं करता, मैं अपनी पार्टी की बात। यहाँ साहब ये भी सुना जा रहा है कि आप इस चुनाव के माध्यम से अपना असेंबली की बैग बना रहे हैं, जमीन बना रहे हैं आप। तो उसमें क्या बुरा? साहब कांग्रेस का कहना है कि आजाद जो है वो
भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? हम आज़ाद हैं, हम किसी के इशारे पे नहीं चलते। जो कांग्रेस के इशारे पे नहीं चला तो भाजपा के इशारे पे क्या? 2014 में जब मोदी जी ने जो मैंने अभी बताया ना, हम किसी पार्टी पर कोई कांग्रेस टिप्पणी के ईडी की पार्टी बनी है, जितने ईडी वाले सब कांग्रेस हाँ। में जा रहे हैं, क्या देखते हैं? हैं? जितने भी ईडी वाले जो ईडी में फंस रहे हैं वो सब कांग्रेस में जा रहे हैं। कहाँ जाए, वो अपनी मर्जी है, लेने वालों की मर्जी, जाने वालों की मर्जी। ईडी ने आज फिर हाई कोर्ट में अपील कर दी है लाल सिंह को पार्टी आप लेकर, है क्या कहेंगे सर? एनसी है। लाल सिंह को लेकर फिर ईडी ने जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर दी है। अब वो ईडी जाने और लाल सिंह जी जाने, मुझे आप क्या, कहेंगे? मुझे कोई गुलाम लेना, नबी साहब क्या मुझे कोई किस तरह हो लेना, रहा है, क्या कहेंगे? मुझे कोई लेना नहीं। वो हमेशा से आपकी आपको पार्टी बी पार्टी आपकी है जब एनसी है या बीजेपी है? कोई भी पार्टी वी पार्टी है, ये सब फजूल बातें हैं। जिन लोगों के पास एजेंडा नहीं होता वो ए पार्टी बी पार्टी का। साहब 40 साल आप कांग्रेस में रहे हैं, जितनी भी आपने स्टेज पे बातें की है वो सब कांग्रेस की देन थी, तो क्या कहना है आपका? भी आप हमेशा अपनी पार्टी की जो है वो यहाँ पे बात करते हैं। देखो, उनमें 90% मैंने जनरल सेक्रेटरी स्टेट जिताई है, आज भी जीत के वो देखें। लाल सिंह दोबारा कांग्रेस में आ गया है और कई लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, जैसे आज हीरानगर से एक भाजपा का पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुआ है। जो जिसको मर्जी है जाना जाए। हम वोटों के, हम मतदाताओं के सहारे इलेक्शन लड़ते हैं, हम लीडरों के सहारे इलेक्शन लोगों लड़ते को क्या संदेश देना चाहते हैं हम मंच से? हैं। वो भाषण दिया मैंने, नहीं, हमारे माध्यम से भी क्या दीजिए। आपके माध्यम, आप इसलिए मौजूद थे, उसको कवर कर